हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था आर्टिकुलर फीचर्स। ये वीडियो हमारा है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। तो शुरुआत करते हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर का मतलब ही है आउटसाइड आर्टिकुलर। ओके, तो ये हमारा हेड टू टो हम लोग देखेंगे। हेड टू टो फीचर्स इसमें आएगा, तो हम लोग स्टार्टिंग से ऊपर से नीचे तक का सारे फीचर्स हम लोग देखेंगे, हेड टू टो फीचर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग न्यूरोलॉजिक फीचर्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये हमेशा स्टार्टिंग जो होगा वो C1 C2 डिसोसिएशन से होगा। CNS से क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्रेन पैरेन्काइमा इन्वॉल्व नहीं होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में। ओके, तो यहाँ पे कभी भी ब्रेन पैरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो हमेशा स्टार्टिंग हमारा C1 C2 के डिसोसिएशन से होगा। हमने बात की थी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, तो यहाँ पे भी C1 C2 क्या बोन जो है वो इन्फ्लेमेशन के वजह से इरोड हो जाएगा। जो ओडोंटॉइड प्रोसेस जो हमारा होता है बोन का, उसमें इरोजन होगी। इसके पैथोजेनेसिस में भी हमने देखा था क्या कि साइनोवाइटिस के वजह से साइनोवियल सेल्स जो होंगे उसका हाइपर प्रोलिफरेशन होता है, उसके वजह से पैनस फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से बोन का इरोजन होता है। यहाँ पे भी ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है उनका इरोजन हो जाएगा। ओके, तो जिसके वजह से C1 और C2 का इरोजन होगा, और उसके वजह से हमें पैरालिसिस देखने को मिलेगा। और पैरालिसिस कैसा? तो क्वाड्रिप्लेजिया हम लोग को दिखने को मिलेगा। ओके, अपर लिम लोअर लिम दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट फीचर्स हमारा अब आ जाओ नीचे, तो हमारा ऑक्यूलर फीचर्स आता है। तो ऑक्यूलर फीचर्स में केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का मोस्ट कॉमन होता है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ ये दो फीचर्स मिलेंगे, एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई सा भी यूवियाइटिस या रेटिनल वैस्कुलाइटिस ये सब कुछ नहीं दिखता है। बस यही तीन फीचर्स, केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का जो कि मोस्ट कॉमन है, एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस। एपिस्क्लेराइटिस अगर बहुत ही एडवांस स्टेज चला गया तब भी वो विजुअल लॉस नहीं करवाएगा, इवन इन द मोस्ट एडवांस स्टेज। लेकिन स्क्लेराइटिस अगर बार बार एडवांस हो रहा है, मतलब क्या कि वो रिकरेंट स्टेजेस में जा रहा है, तो वहाँ पे ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ग्रैनुलोमा का एक बार फॉर्मेशन हो गया तो बार बार वहाँ पे ग्रैनुलोमा बनते चला जाएगा रिकरेंट केसेस में, जिसकी वजह से ग्रैनुलोमैटस रिजॉर्प्शन होगा, और उसके वजह से हम लोग को स्क्लेरोमेलेशिया परफोरेंस दिखने को मिलेगा। मतलब ये कुछ नहीं है, ये एक लेयर पे लेयर बनते चला जाता है। ओके, तो उसी को हम लोग स्क्लेरोमेलेशिया परफोरेंस कहते हैं। और हाँ, इसके वजह से विजुअल फील्ड का थोड़ा सा लॉस हो सकता है, विजुअल लॉस हो सकता है, लेकिन एपिस्क्लेराइटिस के केस में नहीं हो सकता है। ओके, तो ऑक्यूलर में तीन फीचर्स हम लोगों ने देखा, केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का, एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस। नेक्स्ट है ओरल। तो ओरल में ज़ेरोस्टोमिया और पेरीओडोंटाइटिस, सब जगह इन्फ्लेमेशन हो रहा है। यहाँ पे भी गम्स का हमारा इन्फ्लेमेशन दिखने को मिलेगा और ड्राई माउथ दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है कार्डियक। ओके, तो कार्डियक याद रखना फ्रेंड्स कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अगर पूछा जाए तो MI होता है, कार्डियक कॉज होता है। ओके, हम लोग आगे देखेंगे पल्मोनरी में भी निमोनिया है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, ये सब खतरनाक है, डेंजरस है। पर डेथ हमेशा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो हमेशा MI के वजह से ही होती है। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो हमेशा ये इन्फ्लेमेशन है, तो हर जगह इन्फ्लेमेशन होगा। पेरिकार्डाइटिस कवरिंग जो होगा उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। मायोकार्डाइटिस जो मिडल लेयर होता है वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसके वजह से अगर इसका इन्फ्लेमेशन हो गया तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। ओके, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, हार्ट का एनलार्जमेंट हो सकता है। ओके, और अगर इन्फ्लेमेशन अगर हो गया तो ज़ाहिर सा बात है कि हमारा जो वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होगा, उसका डायलिटेशन हो जाएगा, जिसके वजह से एरिथमिया होगा। ओके, और मिट्रल रिगर्जिटेशन होगा। याद रखना फ्रेंड्स कि मिट्रल रिगर्जिटेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है देन एट्रियल रिगर्जिटेशन। एट्रियल रिगर्जिटेशन भी रेयर केसेस में दिखने को मिलेगा। ओके, सो डेथ याद रखना, डेथ MI के वजह से होता है, और ये सारे फीचर्स कार्डियक का होगा। नेक्स्ट हमारा आता है पल्मोनरी। पल्मोनरी में प्लूरल एफ्यूजन है। यहाँ पे भी देखो, अगर हमारा जो कवरिंग है प्लूराइटिस हो सकता है, जिसके वजह से प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाएगा, पल्मोनरी नोड्यूल्स कहलाएगा। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, पल्मोनरी वैस्कुलाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन हम लोग आगे बात करेंगे, ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ओके, पल्मोनरी वैस्कुलाइटिस, ब्लड वेसल्स का भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से निमोनिया हो सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट हमारा आता है हिमेटोलॉजिकल। अब ब्लड में आ जाओ। ओके, तो ब्लड में हमारा अनीमिया होता है। अनीमिया क्यों होगा? हमने बात की थी क्या कि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनते हैं। यहाँ पे भी एंटीबॉडीज़ बनेगा, वार्म आईजीजी एंटीबॉडीज़ के बन सकता है। ओके, जिसके वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करेगा। अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करेगा तो आईटीपी कॉज कर सकते हैं। ओके, सेकेंडरी आईटीपी कॉज कर सकता है। सिर्फ ये अनीमिया ही नहीं, हमारा प्लेटलेट्स भी डिस्ट्रक्शन में जा सकता है। ओके, न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, जितने भी सेल्स होते हैं सेल्स का काउंट जो होगा वो कम करा सकता है। और जाहिर सा बात है जब अनीमिया होगा तो क्या हमारा बॉडी चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनना, तो जिसके वजह से स्प्लीनोमेगाली हम लोग को देखने को मिल सकता है। फेल्टी सिंड्रोम, ये हमें सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दिखने को मिलता है। ये हम लोग बात करेंगे आगे फेल्टी सिंड्रोम डिटेल में क्या होता है ये। ओके, अभी के लिए बस आप लोग नाम याद कर ले तो अनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, स्प्लीनोमेगाली, फेल्टी सिंड्रोम, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स। ओके, लिम्फोसाइट का भी जो शेप होगा, मॉर्फोलॉजी होगा, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो बड़ा सा दिखने लगेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का काउंट, जैसे हम लोग बात करें कि ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, डब्ल्यूबीसी के काउंट में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ल्यूकेमिया और लिम्फोमा है। आरबीसी का काउंट घट रहा है, न्यूट्रोपीनिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब हमारा न्यूट्रोफिल्स का काउंट घट रहा है। आरबीसी और न्यूट्रोफिल्स का काउंट घट रहा है, डब्ल्यूबीसी के काउंट्स में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा मैनिफेस्टेशन है रीनल। रीनल रेयर केसेस में दिखने को मिलता है, रेनल यूजुअली दिखने को नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस देखते हैं। एंडोक्राइन में हाइपोएंड्रोजेनिज्म दिखता है। ओके, क्यों? गोनैड्स की वजह से। यहाँ पे गोनैड्स जो होते हैं जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से हाइपोएंड्रोजेनिज्म दिखने को मिलता है। स्केलेटन में ऑस्टियोपोरोसिस, जाहिर सा बात है बोन्स वीक्स हो जाएंगे। ओके, कार्टिलेज हम लोगों ने बात की थी, लिगामेंट्स जो होगा लूज़ हो जाएगा, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन के तरफ चला जाएगा जिसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। स्किन में ऑब्वियसली रूमेटॉइड नोड्यूल्स हम लोगों ने बात किया था, मोस्ट एडवांस स्टेज, इसका बैड प्रोग्नोसिस होता है और ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर है, इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था। ओके, ग्रैनुलोमैटस का फॉर्मेशन कर सकता है, गैंग्रीन भी हो सकता है। ओके, गैंग्रीन हमारा डिस्टल फैलेंजेस में हो सकता है, एंड ऑफ द फैलेंजेस, परप्यूरा, पायोडर्मा, गैंग्रियोनोसम, ये सब देखने को मिलता है। पीएनएस में याद रखना फ्रेंड्स कि स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी, मीडियम वेसल्स वेस्कुलाइटिस, ये सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अगर मीडियम वेसल का वैस्कुलाइटिस हो जाता है तो मोस्ट डेंजरस कॉमन होता है। ओके, और पीएनएस में हमारा अल्सर, गैंग्रीन, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, ये सारे चीज़ें हो सकते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है रिटुक्सीमैब है। रिटुक्सीमैब ये मोस्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है हमारा मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस का। ओके, मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस का। और पीएनएस है तो ऑब्वियसली स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी होगा ही, ज़्यादा फाइबर्स को इन्वॉल्व करेगा नहीं, तो ये स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेल्टी सिंड्रोम। ओके, हम लोगों ने वहाँ देखा था रेस्पिरेटरी के केस में फेल्टी सिंड्रोम। ओके, तो ये फेल्टी सिंड्रोम ये स्पेसिफिक होता है और कैरेक्टरिस्टिक हमारा आरए का होता है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ही ये हमारा फेल्टी सिंड्रोम दिखता है। तो ये क्या होता है? तो इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो होंगे ही, साथ ही साथ न्यूट्रोपीनिया और स्प्लीनोमेगाली भी होगा। ओके, याद रखना न्यूट्रोपीनिया और स्प्लीनोमेगाली अगर हो रहा है तो ये फेल्टी सिंड्रोम कहलाएगा। अनीमिया नहीं है फ्रेंड्स, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, न्यूट्रोपीनिया है और स्प्लीनोमेगाली है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, रूमेटॉइड फैक्टर्स जो होंगे वो पॉजिटिव होता है, सीरो पॉजिटिव होता है। और इससे पहले मॉड्यूल में हम लोगों ने देखा था क्या कि HLA-DR-B1 और 04 ये पॉजिटिव होते हैं। 04 जो होता है, 4 जो था वो 5 फोल्ड टाइम्स रिस्क बढ़ा दे रहा था, 1 भी पॉजिटिव था, और D13 ये हमारा पॉजिटिव होता था। ओके, यहाँ पे भी नोड्यूल्स प्रेजेंट होगा। और हाँ, एंटीबॉडीज़, जाहिर सा बात है जो एंटीबॉडीज़ जो बन रहा था वो सिट्रुलेशन और कार्बामाइलेशन का जो प्रोटीन था, जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बन रहे थे हम लोगों ने देखा था, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं लंग्स में। लंग्स में हम लोगों ने देखा था प्लूराइटिस मोस्ट कॉमन था।
प्लूराइटिस होगा तो एफ्यूजन होंगे, ज़ाहिर सा बात है। अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पे एक्सुडेट्स वगैरह आएंगे ही आएंगे। ओके, तो प्लूराइटिस और एफ्यूजन होगा, वहाँ पे एक्सुडेटिव हम लोग को मिलेगा, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स आएंगे। इसमें कुछ रटने वाली बात ही नहीं है। इन्फ्लेमेशन हुआ तो एफ्यूजन होगा, एफ्यूजन होगा तो वहाँ पे एक्सुडेट आएंगे, एक्सुडेट में हमें लिम्फोसाइट मिलेंगे। ओके, और लिम्फोसाइट और साथ ही साथ LDH जो होगा, LDH ये मार्कर होता है हमारे लंग्स में। ओके, ये बढ़ जाएगा LDH। क्यों? क्योंकि एक्सुडेट के साथ साथ एक्सुडेट में ही हमारा LDH आएगा। ओके, तो LDH देखो फ्रेंड्स, LDH लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज होता है। ओके, लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज मतलब क्या? ये लैक्टोज को ब्रेक करता है। तो लैक्टोज को ब्रेक करेगा तो CO2 रिलीज़ होता है, तो CO2 रिलीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है क्या कि pH जो हमारा होगा वो कम जाएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज़ प्लूरल pH, और ग्लूकोज़ का भी कंसंट्रेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैक्टेज जो है वो ज़्यादा काम करेगा। लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम जो है, ठीक है, वो लैक्टेज को कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे लैक्टोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होगा। ओके, तो लेस दैन 30 mg/dl ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये लंग मैनिफेस्टेशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कैप्लन सिंड्रोम। ओके, तो कैप्लन सिंड्रोम ये क्या चीज़ है? ये नोड्यूल्स अगर हम लोग को अपर लोब ऑफ लंग में देखने को मिलता है तो वो कैप्लन सिंड्रोम कहलाता है। और साथ ही साथ कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस भी होना चाहिए। ठीक है, तो कोल वर्कर जो होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, उनके लंग्स में हमें नोड्यूल्स देखने को मिलता है। ओके, अपर लोब ऑफ लंग में हम लोग को वहाँ पे नोड्यूल्स देखने को मिलता है। ऐसे ही आप याद कर सकते हो, C फॉर कैप्लन, C फॉर कोल वर्कर्स। ओके, तो उनके लंग्स में न्यूमोकोनियोसिस अगर हो गया तो नोड्यूल्स भी होगा, कहाँ पे? अपर पार्ट। तो ये हमारा कैप्लन सिंड्रोम है। ओके, इसका डेंजरस पार्ट क्या चीज़ होता है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो अब फ्रेंड्स आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो क्या कि अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ इसका डेंजरस पार्ट है, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन किस में मिलेगा? तो मोस्ट कॉमन हम लोग को यहाँ पे मेल्स में मिलता है। ऐसे मेल्स जो स्मोकर्स होते हैं। अब स्मोकर्स जो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में क्या कि स्मोकर जो होता है वो ये पैडी 4 जो एंटीबॉडीज़ बन रहे थे उसके खिलाफ ये प्रीडिस्पोज करता है। तो स्मोकिंग इंक्रीजेस द चांस ऑफ पैडी 4। ओके, पैडी 4 एंटीबॉडी। तो ये फ्रेंड्स याद रखना, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ मोस्ट कॉमन हमारा स्मोकिंग के साथ एसोसिएट हो सकता है, मेल्स हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे हाई रिस्क ग्रुप में आ सकते हैं। और ये हो गया। और हाँ, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ अगर हो जाएगा तो इसका प्रोग्नोसिस भी बहुत ही पुअर होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है कि अदर्स में क्या चीज़ हो सकता है? इसका जो लंग का जो आर्किटेक्चर होगा वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा मतलब क्या कि वो हनी कॉम की तरह अपीयरेंस करेगा। ओके, उसमें सिस्टिक कुछ चेंजेस आएंगे, ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस वगैरह इसमें आपको देखने को मिल सकता है। ओके, लंग आर्किटेक्चर इज़ ऑल्टर्ड, इसमें लंग का आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस मोस्टली COPD से ज़्यादा एसोसिएटेड है एज़ कम्पेयर टू ब्रोंकियोक्टेसिस। ठीक है, तो किसी तरह का स्मोकिंग हो गया, एज हो गया, एल्डरली मेल्स हो गया, ये सारे इंक्रीज़ करता है या फिर ये रिस्क फैक्टर्स होता है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेवलपमेंट का। ओके, नेक्स्ट है हमारा वैगनर्स एंड सिलिकोसिस। तो इस केस में भी जैसे हम लोगों ने देखा था कि कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस में हमारा रोमैटिक नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे भी नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ लंग में कैविटेशन होंगे। यहाँ पे लंग का आर्किटेक्चर चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या कैविटेशन हो रहा है वैगनर्स में। ओके, नेक्स्ट है वेस्कुलर में भी हम लोगों ने बात किया था क्या कि ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। क्यों मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है? क्योंकि ये MI से एसोसिएटेड होता है। ये ब्लड वेसल्स में हमारा आर्थरोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है। वेस्कुलाइटिस मोस्ट कॉमनली कौन सा? मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस कॉज करेगा, जिसके वजह से हमारा डेथ हो जाएगा। ओके, इसका डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले MI से पहले डायग्नोसिस करने से पहले वेस्कुलाइटिस का हम लोग को डायग्नोसिस करना होगा। अगर हमें वेस्कुलाइटिस मिल रहा है, ओके, और साथ ही साथ हार्ट का कोई सा भी प्रॉब्लम है, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि वो MI ही हो, ओके, या कोई सा भी फैक्टर जो है वो मैनिफेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो वेस्कुलाइटिस हम लोग को देखने को मिल रहा है तो वो MI के तरफ जा सकता है। तो यहीं पे हमारा डायग्नोसिस बन जाना चाहिए क्या कि अगर वो वेस्कुलाइटिस है तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में भी अगर ज़ाहिर सा बात है कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? एसाइटिस होगा ही होगा, वहाँ पे आएगा ही आएगा, एसाइटिस होगा। प्रोटीन
प्रोटीन यूरिया ही हमें देखने को मिलेगा। ओके, यूरिन में हमारा प्रोटीन अगर आ रहा है तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहा है। ओके, एसाइटिस है तो एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा। एसाइटिस यूजुअली हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में हो सकता है। मेथोट्रेक्सेट, ये हम लोगों ने देखा था रोमैटिक नोड्यूल्स के केसेस में क्या कि ये मेथोट्रेक्सेट जो होता है पैराडॉक्सिकली रेमिशन कॉज करा सकता है। अगर कोई ट्रीटमेंट पे है मेथोट्रेक्सेट के, उसके वजह से रेमिशन हो सकता है। ओके, अगर रेमिशन हो गया तो बैड प्रोग्नोसिस है और इसका डायग्नोसिस हम लोग सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस के थ्रू कर सकते हैं। अब आखिरी हमारा है नॉन आर्टिकुलर फीचर्स। नॉन आर्टिकुलर फीचर्स में इसमें क्या हो सकता है? साइनोवाइटिस, टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस। नेक्स्ट है हमारा ओलेक्रानॉन बर्साइटिस। ओलेक्रानॉन प्रोसेस जो एल्बो है वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेकर सिस्ट है और साइनोवियल रप्चर है। साइनोवियम का रप्चर अगर हो गया, ठीक है, तो ये सारे हम लोग का नॉन आर्टिकुलर फीचर्स में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट अगले वीडियो में।